इंडिया में हर 10 सालों में जनगणना होती है। पहली जनगणना 1881 को ब्रिटिश रूल के समय हुई। आज़ादी के बाद में पहली जनगणना 1951 को हुई। तब से लेकर अब तक टोटल 16 जनगणना हो चुकी है। लेकिन लेटेस्ट जनगणना 2011 के बाद में 2021 की जो जनगणना हुई वो अभी तक नहीं हुई। इसको कोरोना के कारण पोस्टपोन कर दिया, लेकिन कोरोना के 2-2.5 साल बाद अब भी जनगणना आखिरकार क्यों नहीं हो रही है। 150 सालों की हिस्ट्री में ये पहली बार है जब जनगणना रुकी है। 1941 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में भी डेटा कलेक्ट किया था और 1961 को चाइना का अटैक करने का खतरा था इंडिया पर, तब भी डेटा कलेक्ट किया गया था और 1961 को भारत पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ, तब भी जनगणना हुई थी। तो ये एक बड़ा मौका है जब जनगणना रुकी है, तो इस पर बात करना ज़रूरी है कि आखिरकार गवर्नमेंट क्यों नहीं जनगणना करवा रही है और इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि जो अगली जनगणना होगी, जब भी होगी, वो भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, तो क्या उसका प्रोसेस रहेगा। जब सेंसस की बात हो रही है तो एक जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है उस पर भी बात कर लेते हैं। कास्ट बेस्ड सेंसस, जातिगत जनगणना। कई लोग मानते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या मुद्दा है, इन सभी पर डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। 2023, but India's population census for this decade is still missing. जनगणना या सेंसस भारत में 2021 में होनी थी, लेकिन अब 2023 आ गया है, फिर भी इसका कोई नामो निशान नजर नहीं आता। अब आप यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं कि ये सेकेंडरी डेटा पर आधारित है, तो प्राइमरी डेटा कहाँ है, ऑथेंटिक डेटा कहाँ है। तो इसका जवाब होगा कि हमारे देश में अभी ऑथेंटिक डेटा मौजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि साल 2011 के बाद से भारत सरकार द्वारा ऑथेंटिक डेटा एकत्र ही नहीं किया गया, यानी कि जनगणना सेंसस का आयोजन ही नहीं हुआ है। The center is unlikely to conduct the decadal census before the next Lok Sabha polls in 2024. कि इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को आप सत्यापित कैसे करेंगे, संदर्भ किसका देंगे, और तब आपको जरूरत पड़ेगी भारत की आधिकारिक जनगणना के आंकड़ों। देश में जातीय जनगणना को लेकर बहस जारी है। ये तो जातिगत जनगणना तो केंद्र सरकार का काम, सब जगह का पता कर लीजिए, सारे देश के लोग बोले। केंद्र ने जो पारित किया, राज्य अब तय करेगा कि ओबीसी में कौन सी जाति को डाला जाएगा, किस बेस पे डालोगे भाई। 28 मार्च 2021 को गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन आया कि सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के अनुसार 2 फेज में जनगणना कंडक्ट की जाएगी। पहली फेज अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच में और दूसरी फरवरी 2021 में। लेकिन 16 सितंबर 2020 को गवर्नमेंट ने कोविड-19 के कारण फर्स्ट फेज को रोक दिया और कोविड के कारण 2022 तक इसको पोस्टपोन कर दिया। अप्रैल 2022 में गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इन्फॉर्म किया है कि गवर्नमेंट की अगली नोटिफिकेशन तक जो है सेंसस पोस्टपोन रहेगी। और अभी तक 2023 का आधा साल बीत गया और गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि 2024 के इलेक्शन से पहले जनगणना नहीं होगी। यहाँ तक कि कुछ देशों ने तो कोविड में भी जनगणना कंडक्ट कराई थी और कुछ देशों ने नहीं कराई थी, वो एक अलग अलग बात है। लेकिन यहाँ पर मैं 2 पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि कोविड के समय में भी जहाँ पर पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन हुए थे, चुनाव प्रचार की रैली या सभाएं, सारी चीज़ें हुई थी और हज़ारों की भीड़ में लोग आए। जहाँ पर चुनाव हो सकते हैं, लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो वहाँ पर सेंसस क्यों नहीं हो सकते। और यहाँ पर ये बात जस्टिफाई है कि कोविड के कारण सेंसस नहीं करवाए गए, लेकिन कोविड के बाद में जब चीज़ें नॉर्मल हुई तब भी सेंसस आखिरकार क्यों नहीं करवाए। हालांकि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये पॉइंट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोविड के बाद में जनगणना क्यों नहीं करवाई गई और इसको पोस्टपोन करने से कितना अधिक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जनगणना से हमें केवल कुल पॉपुलेशन का पता नहीं चलता है, बल्कि हर तरह के डेटा मिलते हैं, चाहे एज के हिसाब से हो या फिर जेंडर के हिसाब से हो, एजुकेशन के हिसाब से हो, घनत्व के हिसाब से हो, हर तरीके के डेटा मिलते हैं जो कि एग्जैक्टली सटीक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई अनुमान नहीं होते हैं। ये एग्जैक्टली डेटा होता है जो कि हर एक व्यक्ति का होता है। कि गवर्नमेंट की कोई योजना हो या फिर पॉलिसी हो, उसमें डेटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जनगणना न करवाने से सबसे ज़्यादा कमी डेटा की होती है। और डेटा की इंपॉर्टेंस कितनी अधिक है वो तो आप भली भांति जानते हो। जनगणना के डेटा का यूज़ न केवल गवर्नमेंट करती है, बल्कि अलग अलग फील्ड में, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमी हो, जियोग्राफी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, मतलब कि ऑलमोस्ट हर जगह आपको डेटा देखने को मिलेगा और डेटा का यूज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर सटीक डेटा की और विश्वसनीय डेटा की बात हो रही है तो वो तो जनगणना की ही होगी।
हालांकि कई और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर सर्वे करती है, जैसे नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। लेकिन बात यही है कि ये सर्वे है, यहाँ पर सैंपल लिया जाता है, जबकि जनगणना में एक एक व्यक्ति का डेटा होता है जो कि पूरी तरीके से सटीक और विश्वसनीय होता है। जनगणना की डेटा से हम प्रेजेंट की जानकारी के साथ साथ में पास्ट का मूल्यांकन और फ्यूचर का अनुमान भी कर सकते हैं। जैसा कि A.W. महात्मा ने कहा है कि एक नियमित अंतराल के दौरान जनगणना होनी चाहिए, एक रूटीन में टाइम टू टाइम जनगणना होनी चाहिए। जैसे भारत में हर 10 सालों में जनगणना हो रही है, तो हर 10 सालों में जनगणना नियमित अंतराल में होनी चाहिए। और एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि सेंसस पोस्टपोन करने से गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं या फिर जो पॉलिसीज हैं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो डेटा निकालती हैं, चाहे गरीबी की हो, बेरोजगारी की हो, हेल्थ, एजुकेशन या फिर पिछड़े वर्गों के जो डेटा होते हैं वो सेंसस के ही होते हैं। और इसके साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट को खाद्यान्न आवंटित करती हैं या फिर फंड आवंटित करती हैं उन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार गवर्नमेंट की जो खाद्य सब्सिडी प्रोग्राम है PDSC, उसके अनुसार 100 मिलियन लोग, मतलब कि करीब 10 करोड़ लोग बाहर हैं। सरकार की जो पॉलिसीज हैं या फिर जो योजनाएं हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। डेटा अपडेट नहीं किया गया क्योंकि 2021 की जनगणना नहीं हुई। तो आप खुद सोच सकते हो कि इन योजनाओं से लाखों लोग बाहर रह जाते हैं, जैसे कि PDSC योजना में 100 मिलियन लोग बाहर थे। इंडिया में डेटा की वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर बिना किसी ठोस रीजन के सेंसस को पोस्टपोन करना मुझे नहीं लगता है सही है। इस बार जो 2021 की जनगणना होगी, जब भी होगी, 2024 में होगी या फिर 2025 में होगी, वो भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। आपको पता होगा कि भारत में जनगणना करना इतना आसान नहीं, तो साल भर पहले जनगणना शुरू होती है तब जाकर के कंप्लीट होती है। एक साल पहले हाउस लिस्टिंग शुरू की जाती है ताकि कोई व्यक्ति छूटे ना और किसी को दोबारा काउंट नहीं किया जाए। और इसके साथ साथ में इसका उद्देश्य ये भी है कि परिवार में कितनी प्रॉपर्टी है, कितने आवास हैं, इन सभी के डेटा भी लिए जाते हैं। और दूसरे फेज में एक्चुअल जनगणना की जाती है जो कि इस बार डिजिटल होगी। भारत में होने वाली पहली डिजिटल जनगणना के बारे में होम मिनिस्टर अमित शाह खुद ने 1 सितंबर 2020 में इसका जिक्र किया। अब समझते हैं कि ये डिजिटल जनगणना होगी किस प्रकार से। पहले जो अधिकारी आते थे, रजिस्टर लेकर के आते थे, उसमें इंफॉर्मेशन दर्ज करते थे, लेकिन अब वो डिवाइस में करेंगे, टैबलेट, स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप। वहाँ पर वो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट पोर्टल में दर्ज करेंगे। मतलब कि यहाँ पर आप कुछ सोच सकते हो कि पैसे और समय दोनों की बचत होगी। इसके साथ साथ में डेटा एनालिसिस कम समय में भी हो पाएगा और इसके साथ साथ में हम खुद भी इंफॉर्मेशन दर्ज कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट या ऐप पोर्टल होंगे जहाँ पर हम अपने स्मार्टफोन से लॉगिन करके उसमें सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भर सकते हैं और इसके बाद में हमें एक ID नंबर भेजा जाएगा। अब चलते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर, कास्ट बेस्ड सेंसस पर, जातिगत जनगणना पर, कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। इसके नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें इस पूरे इश्यू को समझना होगा। प्रॉब्लम ये है कि भारत में OBC के कोई डेटा नहीं है, जबकि ST और SC के डेटा है। तो यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार OBC के डेटा क्यों नहीं है। कास्ट सेंसस का मतलब ये है कि जाति के आधार पर जनगणना करना, और भारत में पता है कि आपको जाति के आधार पर आबादी को बांटा गया है। तो 1931 तक तो कास्ट बेस्ड सेंसस करवाई गई थी, लेकिन 1941 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया, लेकिन इसके बाद में भारत सरकार ने वापस शुरू कर दिया। तो 1951 से लेकर 2011 तक ST और SC के डेटा काउंट किए गए थे और इसके साथ साथ में अलग अलग धर्म, लैंग्वेज और सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस के भी डेटा थे, लेकिन OBC के डेटा यहाँ पर कलेक्ट नहीं किए गए थे। OBC की जनगणना क्यों नहीं काउंट की गई है, इसको समझने के लिए हमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को समझना पड़ेगा। देखिए 1951 में आज़ादी के बाद में पहली जनगणना हुई जिसमें ST और SC के डेटा कलेक्ट किए गए थे। क्यों कलेक्ट किए गए थे? क्योंकि आपको पता है कि संविधान में रिजर्वेशन की बात की गई, ये पिछड़े वर्ग की जातियाँ थी, तो इनका उत्थान करना जरूरी था। इनको एजुकेशन और बाकी अलग अलग फील्ड में इनका उत्थान करना जरूरी था, क्योंकि ये सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियाँ थी। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन 1960 में एक और वर्ग उत्थान तेजी से आता है जो था OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, जिसमें अधिकांश किसान थे। तो इन्होंने जब रिजर्वेशन की मांग की, आपको पता है कि इंडिया में रिजर्वेशन के आधार पर राजनीति कितनी ज़्यादा होती है। 1953 में काका कालेलकर ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें 1951 की जनगणना के आधार पर जो है अन्य पिछड़ा वर्गों की एक सूची तैयार की, जिसमें टोटल 2399 पिछड़ी जातियाँ थी और इनमें 837 अन्य पिछड़ा वर्ग थे।
इस प्रकार से ये काका कालेरकर की पहली रिपोर्ट थी जिसने ये सुझाव दिया है कि ST SC के साथ साथ में बाकी जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी भी सूची तैयार होनी चाहिए। जब OBC की रिजर्वेशन की बात हुई तो 1979 को गवर्नमेंट ने मॉडल कमीशन बनाया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब पता कैसे लगाए कि OBC की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। इन्होंने 1931 की जनगणना का यूज किया और अनुमान लगाया है कि OBC की जनगणना 52% है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 1990 में लागू किया कि सरकारी नौकरियों में जो है OBC को 27% आरक्षण मिलेगा। अब दिक्कत ये है कि OBC की पॉपुलेशन एक्चुअली कितनी है ये 2031 की जनगणना के आधार पर अनुमान लगाना कितना ज़्यादा गलत है, क्योंकि जहाँ पर 2011 तक 2031 से लेकर 2011 तक 3 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, तो वहीं जाहिर सी बात होगी कि OBC की भी पॉपुलेशन बड़ी होगी। या फिर कई ऐसी रिपोर्ट्स भी है जिन्होंने बताया है कि OBC की पॉपुलेशन कम है। जैसे स्कूल रजिस्ट्रेशन डेटा के अनुसार OBC की टोटल पॉपुलेशन 45% है और 2007 में NSSO के सर्वे के अनुसार 41% है। तो यहाँ पर सीधी बात यह है कि OBC के जो भी डेटा है वो सही नहीं है, और बात यहाँ पर ज़रूरी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जहाँ पर जो इंडिया में जो रिजर्वेशन है वो कास्ट के आधार पर है। देखिए, रिजर्वेशन पर आप और मेरे अलग अलग मत हो सकते हैं कि किस आधार पर होना चाहिए, लेकिन इंडिया में अभी कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन है। तो जब कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन है तो फिर जनगणना क्यों नहीं। 2018 में पहली बार होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ST SC के साथ में OBC की भी जनगणना करवाने की बात कही, लेकिन सरकार ने बाद में अपने फैसले को बदल लिया। 11 अगस्त 2021 को पार्लियामेंट में एक मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में नित्यानंद राय, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर है, उन्होंने कहा है कि सरकार कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करवाएगी। तो सवाल ये है कि गवर्नमेंट आखिरकार OBC की जनगणना क्यों नहीं करवाना चाह रही है। तो इसके पीछे के रीजन एक्सपर्ट्स 2 बताते हैं। पहले तो ये है कि जब OBC की जनगणना होगी तो इसमें बदलाव आना स्वाभाविक है। जब OBC की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो ये लोग और रिजर्वेशन की मांग करेंगे, तो यहाँ पर एक रिजर्वेशन का मुद्दा उठेगा, देश में आंदोलन होंगे, यहाँ पर अशांति भी हो सकती है। और दूसरा रीजन है वोट बैंक। इंडिया में आपको पता ही है कि रिजर्वेशन के नाम पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स कितनी अधिक होती है, ये तो आप भली भांति जानते हैं। अब ऐसा नहीं है कि OBC के नाम पर वोट बैंक नहीं होती है, भली भांति होती हैं और ढंग से होती है, लेकिन जब एक्चुअल डेटा पता चल जाएगा तो यहाँ पर और अधिक वोट बैंक होगी जो कि सही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि केवल प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट ही कास्ट सेंसस के खिलाफ है, बल्कि बाकी गवर्नमेंट भी इसको नहीं करवाना चाह रही थी। जैसे 1991 में बात करें तो कास्ट की सेंसस की बात उठी थी, लेकिन इसको टाल दिया। बाद में 2001 में बात करें तो यहाँ पर कास्ट की सेंसस की बात हुई थी, सेंसस कमिश्नर खुद ने कहा था, इसके बावजूद इसको टाल दिया। लेकिन बात आकर के फंस जाती है 2010 में, जब पार्लियामेंट में मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट, मतलब कि UPA गवर्नमेंट ने SECC कंडक्ट किया था, जिसका मतलब ये है कि सोशल, इकोनॉमिक और कास्ट के सेंसस। पहले तो ये डेटा पब्लिक नहीं किए थे, लेकिन 2015 में आधे अधूरे पब्लिक किए थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी भी कास्ट के आधार पर सेंसस नहीं हो रही। वैसे आपकी क्या राय है, जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।